हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ शासन का बजट पेश होने वाला है और कल मैंने उसके संबंधित डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दी। और इस बजट की क्या कुछ खास बातें हैं जिससे आपको देखना है, जानना है, उसको लेकर मैं आपके पास आया हूं। तो आपके इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर एक बार आपकी नज़र पड़ जाए। और एक बार जब आप इस पर नज़र पड़ जाएगी और फिर उसके बाद बार बार आप उसका रिवीजन करेंगे तो वो जो कंटेंट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए, बजट की प्रेस विज्ञप्ति है। बजट 2023-24 दिनांक 6/3/2023, 6 तारीख को बजट पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है आप तो जानते ही हैं। मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है, तो हर बार वही जो है बजट पेश करते हैं। और ये उनके कार्यकाल का उन्होंने 5वां बजट पेश किया है, क्योंकि अगले वर्ष इलेक्शन, इसी वर्ष इलेक्शन है, तो अगले साल वित्त मंत्री कौन रहेगा ये तो नहीं पता। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार इस बजट की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ें, इसकी ज़रूरी कंटेंट जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिए हैं। ये पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे भी कंटेंट आपको मिलते रहें। यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप इसे डायरेक्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका जो एसे का पेपर है उसके हिसाब से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बजट का इंट्रो है, यहाँ से कुछ वर्ड्स या कुछ लाइंस आप ले सकते हैं जो आपके एसे में आपको काम आए। जैसे कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पे अगर आपका ऐसे लिखने को आ जाता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित छत्तीसगढ़ मॉडल में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है। अब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके अपना इंट्रो बना सकते हैं और इस हिसाब से जो आपका इंट्रो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आपके ऐसे के लिए भी कंटेंट इस एक बजट की ये जो रिलीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जो कंटेंट दे रहा हूँ, उससे आपका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी कुछ जानकारी दी हुई हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि ये आपके पेपर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्थव्यवस्था को लेकर आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़ी जाए। तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये देखना होगा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं, इतने पोर्शन से आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 2023-24 का जो बजट है वो आखिरकार कैसा है। तो यहाँ पे देखिए कुल आय यानी कि बजट कितने का है, 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, ये टोटल आय हो गई। कुल व्यय यानी खर्च कितना हो गया, 1,21,500 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है हमको, ये घाटे का बजट दिख रहा है। राजस्व व्यय कितना है, यानी कि कुल जो आपका बजट है उसमें राजस्व के ऊपर कितना खर्च किया जाएगा, 102,501। ठीक है, और पूंजीगत व्यय क्या है, 18,660 करोड़। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई हैं, और ये जो आंकड़े हैं ये आपको याद होने चाहिए। इस आंकड़े को जब आप याद करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आय कहाँ से निकलती है, व्यय कहाँ से निकलती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो इसके लिए आपको अपना जो है अर्थव्यवस्था मजबूत करना पड़ेगा और उसके जो डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे, ताकि ये सारे जो वर्ड्स हैं, फ्रेम्स हैं, ये आपको पता रहे। अब यहाँ पे देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्व व्यय 102,501 और पूंजीगत व्यय 18,660, जो 2022-23 की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि 2022-23 का जो बजट अनुमान था वो 1,04,000 करोड़ का था, और अभी जो बजट है वो 1,21,501 करोड़ रुपए का है। तो आपको ये भी देखना है कि पिछले साल के बजट और इस साल के बजट के आकार में अंतर कितना है, डिफ्रेंशिएशन कैसा है, और इसको आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, और उस अलग से डाटा को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय के बारे में आपने जाना होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पूंजीगत व्यय वह है जहाँ पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च करना बजट के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं तो ये हमें बाद में रिटर्न भी देता है। सपोज कि ये पूंजीगत व्यय से हमने एक बहुत अच्छी रोड बनाई, और उस रोड को बनाने के बाद हमने वहाँ पे टोल प्लाजे लगा दिए। अब लोगों के आवागमन के लिए भी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, प्लस टोल प्लाजा से वहाँ पे रेवेन्यू भी हो रही है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें। राजस्व अधिक ऑब्लिक घाटा 3,500 करोड़ का, और सकल वित्तीय घाटा 15,200 करोड़ का। तो ये जो एक डाटा है ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर ईजिली दे सकें।
अब हम आते हैं नीचे, जहाँ पे क्या मुख्य बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है आर्थिक स्थिति, इससे आपको याद करना है। अब यहाँ पे देखिए स्थिर दर पर, इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, कि स्थिर दर क्या है और आधार वर्ष क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो राज्य का जीएसडीपी स्थिर दर पर, उसमें कितने की वृद्धि अनुमानित है? 8% की वृद्धि अनुमानित है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी समय राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 7%, यानी कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी 1% ज़्यादा है राष्ट्रीय स्तर से। ठीक है, अब एक और फैक्ट है यहाँ पे देखिए, जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, और ये फैक्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कृषि में 5.93%, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में 7.83% और सेवा क्षेत्र में 9.21% की वृद्धि अनुमानित है। किस भाव पर? स्थिर भाव पर और वृद्धि। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ क्या पूछता है? योगदान या वितरण, जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए कि वृद्धि में सर्वाधिक कितना प्रतिशत है? किसका? इन तीनों में आपका सेवा क्षेत्र का। लेकिन जब हम योगदान में जाएंगे तो वहाँ पे किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्थिर भाव पर योगदान में इन तीनों में से किसका प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, इन तीनों में से मतलब कृषि, उद्योग और सेवा में से। ये जो बोर्ड लेटर के फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रचलित भाव पर दिया हुआ है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रचलित भाव से रिलेटेड डाटा में आपको बस एक चीज़ याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है? 10.93% ज़्यादा है। और अब तक तो मैं इतनी बार इसको दोहरा चुका हूँ कि आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2023-24 में? 1,33,898 रुपये। ठीक, और कितना ज़्यादा है? 10.93%। कौन से भाव पर? प्रचलित भाव पर। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखना है। अब हम आते हैं बजट के मुख्य आकर्षण पर। अब बजट का मुख्य आकर्षण जो है, टोटल ये पीडीएफ 17 पेज का है। तो 17 पेज के सारी बातें को आपको नहीं पढ़नी है, नहीं याद रखनी है, लेकिन जहाँ जहाँ भी बोल्ड लेटर्स में चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस कंटेंट को एसे के रूप में यूज़ करें, ठीक है, जो आपका पेपर 2 है, या फिर आप इसको पेपर 5 में यूज़ करें, या फिर छत्तीसगढ़ की योजनाओं से रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स आते हैं पेपर 6 में उसको यूज़ करें। तो इस तरह से आप जो है सारे डाटास को यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और करंट के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो पूछने लायक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है पेपर 5 के लिए, वो ये कि शिक्षित बेरोजगारों को कितना बेरोजगारी भत्ता देने की योजना सरकार ने बनाई है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होगा? शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह की दर से ये व्यवस्था की गई है। टोटल प्रावधान कितने का है? 250 करोड़ का। और ये जो 2500 रुपये भत्ता है वो कितने समय तक दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 2 वर्ष तक। और किनको दिया जाएगा? उनको दिया जाएगा जिनकी प्रति वर्ष आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ये इसके लिए शर्त है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता किनको दिया जाएगा, कौन लोग पात्र होंगे और कब तक दिया जाएगा, ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। और इसके अलावा जो बोल्ड लेटर्स में चीज़ें दी हुई हैं वो आपको पढ़ना ही है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में 4 नए नवीन मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, उनके नाम बताइए। पहला मनेंद्रगढ़, दूसरा गीदम, तीसरा जांजगीर चांपा और चौथा कवर्धा। ये आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात कही गई है। अब आपको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना है कि सिर्फ नए मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेज वर्तमान में स्थापित हो चुके हैं, कितने और जिनकी घोषणा की गई है, और कितने नवीन घोषणाएं की गई हैं। इस तरह से कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी हो गई है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अब जो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क है, जिसको कि हम रीपा बोलते हैं, अभी तक वो ग्रामीण गौठानों में ही था, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी उसको खोलने की बात कर दी गई है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क क्या है, इसके बारे में बताइए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो चीज़ क्वेश्चंस के तौर पे आ सकती हैं वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। इसके अलावा एक क्वेश्चन और कि हाल ही के बजट में छत्तीसगढ़ शासन ने एक नवीन
ताप विद्युत गृह की स्थापना की बात कही है, वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोरबा पश्चिम में। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अभी तक कितने का प्रावधान था? 25,000 का, लेकिन इस बजट में उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपये। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका मेंस के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रति विवाह में कितना दिया जाएगा? 50,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नया रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइटेड तो नहीं है लेकिन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है मेंस में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये कितना बढ़ाया गया है? पहले इनका मानदेय था 6,500 रुपये प्रति माह, अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 10,000 रुपये प्रति माह। और इसके अलावा जो आंगनबाड़ी सहायिकाएँ हैं उनका जो मानदेय है 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स का फैक्ट हो चाहे आने वाला मेंस हो। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दी। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखिएगा कि पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग करने के लिए कितने रुपए तक का लोन उन्हें प्राप्त होगा? तो 25 लाख रुपए तक का आवास ऋण वो ले सकते हैं और इनके लिए उनको ब्याज पर अनुदान मिलेगा। और इस अनुदान का जो कंपनसेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए शासन ने 50 लाख रुपए तक का प्रावधान किया है। ठीक, अब ये देखिए कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये सारे जितने भी बोल्ड लेटर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोल्ड लेटर्स को आपको ध्यान देना है, इसको आप देखते जाइएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी कि कौन सी जगह में उद्यानिकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किस विभाग के लिए? उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, इसका क्या कार्य होगा? तो अब इसमें आंसर ये हो सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु की जा रही है। ठीक, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं और आपको बस अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रखना होता है। हाईटेक नर्सरी देखिए, छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ये आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, गंडई में जो है हाईटेक नर्सरी और छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो भी फैक्ट्स आपके यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं उसे आप अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में रहें। कहने को तो ये 17 पेज का PDF है, लेकिन जब आप इसके बोल्ड लेटर्स और मेन फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए जितने भी बोल्ड फैक्ट्स हैं इसको मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ कि आप जो है इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि ये बोल्ड लेटर्स वाले फैक्ट्स आपसे छूट ना जाएं। इन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स और मेंस में से आते हैं। अब आगे जो भी एक इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना है और धरोहर मित्र हैं, इसके बारे में जब और डिटेल आएगा तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है क्या कि रायपुर में कौशल्या महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ये 2 नए चीज़ों की घोषणा हुई है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है संस्कृति के पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये संस्कृति के पोर्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौशल्या महोत्सव क्या है और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव क्या है, इसको आप देखिएगा। और भोरम देव के पास आदिवासी संग्रहालय की स्थापना की जाएगी, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? भोरम देव मंदिर के पास। तो इस तरह से ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। शिक्षा विभाग में अगर हम देखें तो एक नई बात कही गई है कि विश्व बैंक पोषित चाक परियोजना के लिए 400 करोड़। अब आपके दिमाग में सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि चाक परियोजना क्या है। तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए चाक परियोजना क्या है और इसके बारे में 2 नंबर का 4 लाइन का कंटेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि चाक परियोजना ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन अगर यहाँ पे उल्लेख किया गया है तो हो भी सकता है कि आपसे सीधे पूछ दे कि चाक परियोजना क्या है। तो इसलिए आप इसको देखिएगा और ये पेपर 7 के लिए कंटेंट है जहाँ पे हम शिक्षा की बात करते हैं, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि चाक परियोजना क्या होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्वामी आत्मानंद की बातचीत चल रही है और एक नई चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। किसके लिए?
जो देश विदेश से आते हैं विद्यार्थी उनकी सुविधा के लिए कहाँ पे नया रायपुर, और किस यूनिवर्सिटी के लिए, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के लिए। तो ऐसे छात्र जो देश विदेश से आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, उनको सुविधा के लिए नया रायपुर में ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लीजिएगा। सभी फैक्ट्स ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं पहले से ही आपको बोल रहा हूँ कि बस पीडीएफ जो है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखेंगे तो ये पूरा कंटेंट आपका 1.5 से 2 पेज में सिमट जाएगा। अब 2 नए मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु इस बजट में बात की गई है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कहाँ पे? रायपुर और अंबिकापुर में 2 नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रायपुर और अंबिकापुर में। आगे भी देखते हैं वानिकी गतिविधियां में, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए नहीं हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए आएँ। बस एक यही है कि नया रायपुर में कॉमर्शियल हब की स्थापना की जाएगी यहाँ पे वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कॉमर्शियल हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वह है आपका नया रायपुर में। जल जीवन मिशन, खेल एवं युवा कल्याण विद्या, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, मेंस में तो ये आना ही आना है। ये अभी से मैं लिख के दे सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, या तो इसके ऊपर ऐसे आएगा, या इसलिए आप तैयार कर लीजिए, या फिर इससे रिलेटेड 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और घोषित की गई है, बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नारायणपुर में मल्लखंब अकादमी और रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी। तो खेल के पोर्शन में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर 7 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तीरंदाजी, ठीक है, ये आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा? बस्तर एवं रायपुर में अकेडमी होगी, मल्लखंब में अकेडमी नारायणपुर में, और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी कहाँ पर? रायपुर में। ये आपके खेल वाले पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कुछ चीज़ें इस बजट में हैं। बाकी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं जो आप देख चुके हैं, और जो बोल्ड लेटर है वो आप देख लीजिएगा। उरला में भी प्लास्टिक प्लार के संबंधित चीज़ों का होगा। अब हम आते हैं फिर से अपने उस बजट वाले पोर्शन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पुनरीक्षित एवं 2023 का बजट अनुमान। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 8.37% की वृद्धि है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पे अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये देखते हैं कि ये बोल्ड लेटर में क्या लिखा हुआ है। 23-24 में कुल प्राप्ति का बजट अनुमान 1,21,501 करोड़ है। ठीक है, जो कि हम आय के रूप में देखे थे, जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 16.83% अधिक है। यानी कि इस बार का जो बजट है वो पिछली बजट की तुलना में कितना अधिक है? 16.83% अधिक है। इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आगे सारी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और इसमें जो मेन चीज़ है एक और इम्पॉर्टेंट, वो आपका है राजकोषीय स्थिति। राजकोषीय स्थिति तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके फैक्ट्स आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राज्यों के राजस्व में वृद्धि हेतु किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य के स्वयं के राजस्व में 26% की वृद्धि अनुमानित है। क्वेश्चन यही आता है कि राज्य के स्वयं के राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो 26%, और ये देखिए बोल्ड लेटर में दिया हुआ है, इसलिए आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है सकल वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटा 2.99%। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही है कि राजकोषीय घाटा कितना है। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये आपको अच्छे मार्क्स दिला सके और आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे न छूटे। 2023-24 में कर के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ठीक, एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं जो समरी हमने अभी तक पढ़ी है। कुल आय यानी बजट कितना है? 1,21,501 करोड़। कुल व्यय कितना है? 1,21,500। राजकोषीय घाटा कितना है? 15,200 करोड़। जो जीएसडीपी का कितना परसेंट है? 2.99%। और राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपका होमवर्क ये है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसका डिफिनीशन और इसका फार्मूला आप पढ़ लीजिए, जो आपके पेपर 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रवार व्यय दिया हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल राजस्व व्यय कितना है? 85%।
ठीक है। और पूंजीगत व्यय कितना है 15%। अगर हम बजट को 100% में बांटें तो राजस्व व्यय 85% और पूंजीगत व्यय 15%। अब राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, आप इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की किताबें उठाइए और उससे उस डिफिनीशन को पढ़ जाइए ताकि आपको पता रहे कि ये क्या है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये चीज़ इसको आप देख लीजिएगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना व्यय किया जाएगा, अनुसूचित जाति के लिए कितना व्यय किया जाएगा और सामाजिक क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और आर्थिक क्षेत्र में कितना व्यय किया जाएगा इसको आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में एक बार फिर सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव ये देख लीजिएगा। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव, हालांकि ये पूछता नहीं है तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र के सामने से इसको जो है गुजारिएगा। आर्थिक विकास दर पे फिर से आते हैं जो अब वीडियो का लास्ट कंटेंट है, ठीक है। और ये मैं पिछली आर्थिक समीक्षा में आपको बता चुका हूँ, इसलिए ये एक तरह से आपका रिवीजन है, ठीक। आर्थिक विकास दर कितना है 8%। कौन से भाव पर, स्थिर भाव पर। कृषि विकास दर 5.9, औद्योगिक 7.8, सेवा क्षेत्र विकास दर 9.2 और ये क्या है, वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि का अनुमान है। और योगदान और वितरण का अनुमान, योगदान या वितरण का अनुमान आपको देखना है, वो भी मैं बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन फिर से आपसे करता हूँ कि कृषि, औद्योगिक और सेवा विकास दर में वृद्धि किसकी अधिक है, वृद्धि है सेवा क्षेत्र की अधिक। लेकिन जब आप योगदान या वितरण में जाएंगे तो वो किसकी अधिक है, वो है औद्योगिक क्षेत्र की। और ये सब किस भाव पर है, ये है स्थिर भाव पर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे हम देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय कितनी है 1,33,898 रुपये। कितने की वृद्धि है, 10.93% की वृद्धि है, ठीक। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का डाटा दिया हुआ है, इसे भी आप देख लीजिएगा, दोनों की तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर तुलना की चीज़ें जो है वो पूछता है। तो इस तरह से ये जो बजट है ये है ओवरऑल समरी। मैंने आपको बता दी कि समरी क्या कुछ है, और ये बजट की समरी आप अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ करिए, इस कंटेंट को यूज़ करिए। जो भी बोल्ड लेटर्स में फैक्ट हैं उनको तो ज़रूर याद कर लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेरे टेलीग्राम का लिंक, आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं इसको, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि ये कंटेंट उनको मिलते रहें। उम्मीद करता हूँ बजट का ये शॉर्ट वीडियो जो मेन कंटेंट के ऊपर आधारित है वो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा ताकि वो क्वेश्चन जब भी मेंस में आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। और ये जो फैक्ट्स हैं इनका एसे में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और इन फैक्ट्स को जब आप एसे में यूज़ करेंगे तो आपका एसे का कंटेंट भी बहुत मजबूत हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम, जो मेरा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो वीडियोस लगातार देखते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसा ही जानकारी वाला कंटेंट फिर से आपको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।